नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज हम रीड के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी के 55 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, 55 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो आपको अपने मार्क्स देखने हैं कि 55 में से आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं, 55 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उन मार्क्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे कि आप साथ साथ अपना इवेल्यूशन कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, किस कौन कौन से टॉपिक है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है जिसमें अभी भी आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने मार्क्स ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बात करते हैं सबसे पहले, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये कौन से वाक्य का प्रकार है? मैंने आपको बता रखा है कि वाक्य से दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, या तो वाक्य का प्रकार पूछेगा या आप इसको कह सकते हैं वाक्य का भेद। तो बात करते हैं वाक्य का प्रकार या वाक्य का भेद। तो यहाँ पर क्या पूछा है? वाक्य का प्रकार। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विस्मयादिबोधक। कैसे हो जाएगा? क्योंकि वाह के बाद में कौन सा सिंबल है, कौन सा चिन्ह है, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फल को खूब पका होना चाहिए। वाक्य में अशुद्धि है, फल को खूब पका होना चाहिए। तो वचन संबंधी, कारक संबंधी, पदक्रम और लिंग। देखिए, फल को खूब पका होना चाहिए, किस तरह का सेंटेंस है? सबसे पहले वचन वाले ऑप्शन को टिक करके देखिए। अगर इसका वचन चेंज होगा तो फल का क्या बन जाएगा? फलों बन जाएगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे हो कि फलों को खूब पका होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी सेंटेंस सही बन जाएगा, शुद्ध वाक्य बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसमें वचन संबंधी ही मिस्टेक है, गलती है। तो आपको क्या करना है? वचन संबंधी। इस तरह से आप डायरेक्ट एक एक चीज़ को टिक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कारक होता, तो कारक को आप क्या करते हैं कि को का की या का चेंज करके देख लेते हैं। तो उसके हिसाब से अगर वाक्य शुद्ध होता तो फिर कारक संबंधी मिस्टेक होती। इसी तरह से अगर इसका लिंग चेंज होता है, लेकिन जैसे फल का तो क्या रहता है? फल ही रहता है। ठीक है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो ये मिस्टेक, ये भी नहीं होगा। इस तरह से आपको सारे ऑप्शन को एक बार चेक करके देख लेना है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो, अगर आपको डायरेक्ट आंसर आता है तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ये एक, अब मैंने आपको बता रखा है कि आपके एक क्वेश्चन आपका वाक्य से मिलेगा, एक आपको यहाँ पर मुहावरे से मिलेगा, एक मिलेगा आपको लोकोक्ति से। ठीक है, इसी तरह से एक मिलेगा पर्यायवाची से, एक मिलेगा विलोम शब्द से। तो ये आपको ध्यान रखने सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन की। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों से सही विकल्प चुनिए। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, वह अपनी माँ की आँख का चांद है, और तेरी शरारत से मेरे सांस में दम आ गया। देखो, इसमें क्या गलतियाँ हैं? पहले उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, पानी गिर गया नहीं होता, पानी फिर गया होता है। ठीक है, मेहनत पर पानी फिर जाना, ये एक मुहावरा है। मेहनत पर पानी फिर जाना, तो पानी गिर गया गलत है। उसके बाद तेरी शरारत से मेरे सांस में दम आ गया है, तो ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, गलत है। वह अपनी माँ की आँख का चांद है, आँख का चांद नहीं होता, आँख का तारा होता है, तो ये भी गलत है। तो क्या आंसर बचेगा आपका लास्ट? राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, तो ये सही है, अपनी अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन, इसमें क्या निकल जाएगा? मुहावरा। इस तरह से आपको देखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाले वाक्य क्या कहलाता है? संयोजक शब्द में जुड़े हुए एक से अधिक, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे अभी देखो ये भी कहाँ से आ गया? सीधा वाक्य से आ गया। तो ये कौन से वाक्य टाइप से आया? या आपके मिश्र वाक्य से, या जो अब रचना के आधार पर जो भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वहाँ से आया है। तो ये एक तरह से वाक्य के भेद से ही है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। अब ये कह रहा है संयोजक शब्द। संयोजक शब्द आपको पता होगा, जैसे और, या, ठीक है, इनसे जो जुड़ते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? संयोजक शब्द। यानी दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। एक से अधिक साधारण वाक्यों में से बनने वाला, अब जैसे कोई भी सेंटेंस हो, उसको आप और से या से जोड़कर देख लो, तो वो कौन सा शब्द बन जाएगा? संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है, अगर वो एक दूसरे पर आश्रित हो, जैसे यदि तो वाले शब्दों, यदि तो, ठीक है, या इसलिए, उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो होते हैं मिश्र। तो यदि तो वाले होते हैं मिश्र, और जो सिंपल जुड़ेंगे और से, या से, तो वो क्या बनते हैं? संयुक्त। ये आपका ध्यान रखना है। तो इस तरह से कई बार आपको क्या है कि शब्दों में दिया होता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं मिलता, लेकिन कुछ वर्ड्स के अंदर लिखा होता है, तो उसको आपको सिंपल एक सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, यानी एक वाक्य के अंदर आप उसको चेंज कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य प्रशासन, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, और बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति। तो यहाँ पर क्या होगा? अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है कि बिना मेहनत के ही
क्या मिल जाना, सफलता मिल जाना। तो बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति, इसको क्या कहते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ भी एक लोकोक्ति आ गई। बात करते हैं नेक्स्ट, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर कौन सी विधि पूछी है, संश्लेषण। अब मैंने आपको बता रखा है, देखो विश्लेषण क्या होती है, विश्लेषण होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तरह से आप याद रखेंगे, विश्लेषण कौन सी होती है, जिसमें डिवाइड करते हैं, यानी जिसमें हम उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, ठीक है, विश्लेषण का मतलब। और संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, ठीक है। तो किस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ट्रिक मैंने आपको बता दी। विश्लेषण का मतलब होता है इसको तोड़ना, छोटे भागों में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। संश्लेषण का मतलब क्या हो गया, जोड़ देना। तो इस तरह से क्या होगा, संश्लेषण की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी इकाई को चुनते हैं, यानी वर्ण, वर्ण से बनाते हैं शब्द और शब्द से बनाते हैं वाक्य। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। वर्ण, वर्ण से बनेगा शब्द और शब्द से बनेगा वाक्य, यानी वर्णों को जोड़ेंगे जब शब्द बनता है और शब्दों को जोड़ते हैं तो वाक्य बनता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर संश्लेषण की जगह विश्लेषण होता तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर विश्लेषण आया तो बिल्कुल एग्जैक्ट कर देना है एग्जाम, क्योंकि विश्लेषण का मतलब होता है, विश्लेषण बनेगा उल्टा, यानी पहले वाक्य, फिर वाक्य को हम तोड़ेंगे हिस्सों में तोड़ेंगे, फिर बनेगा शब्द, और शब्द को तोड़ते हैं तो बनता है वर्ण। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि विश्लेषण और संश्लेषण अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ, अभी क्लियर आ गया। शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि। तो यहाँ पर शब्द के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर, व्यास, उद्बोधन और खंडान्वय। तो क्या बन जाएगी, उद्बोधन। मैंने आपको बता रखा है, उद्बोधन में क्या होता है, शब्द को अर्थ की स्पष्ट किया जाता है, शब्द के अर्थ को, ठीक है। या कोई भी गद्यांश पढ़ा रहे हैं तो उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। और इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसमें जो आपके छोटे छोटे टीचिंग एड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे मूर्त रूप से चीज़ दिखाकर, ठोस चीज़ों को दिखाकर, या उसके चित्र बनाकर, मॉडल बनाकर, उनको दिखाकर उसको सिखाया जाता है। और इसकी एक क्या बोलते हैं, एक कमी क्या है कि इसमें जो हम छोटे छोटे मतलब सूक्ष्म पदार्थों को नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता रखा है। अगर आपने रिवीजन वाली वीडियो नहीं देखी, हिंदी रिवीजन में मैंने गद्य और पद्य शिक्षण और नाटक शिक्षण और व्याकरण शिक्षण, इन चारों की रिवीजन पे वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो है, उनको आप देख लेंगे। तो टारगेट रीट नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं श्रुतलेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है, तो कर्म, धर्म, प्रकाश और कबूतर। अब देखो यहाँ पर अगर आपको रेफ, रकार, ये सब चीज़ें नहीं पता है तो सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए कर्म में एक जैसा बन रहा है, धर्म भी एक जैसा, एक जैसी मात्रा है दोनों, तो यानी कि दोनों में से नहीं है, पूछ रहा है नहीं, तो एक ही छांटना है। तो कर्म धर्म तो एक जैसी मात्रा हो गई, तो यानी ये तो नहीं होंगे। प्रकाश और कबूतर, अब देखो इनमें सबसे अलग क्या है, कबूतर है, ठीक है। प्रकाश भी क्या हो जाएगी, रे की मात्रा हो जाएगी। तो ये तीनों तो एक जैसे हो गए, अलग क्या होगा, कबूतर। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं भी आता है तो आपको उसको डिलीटिंग मेथड से या अपना थोड़ा सा ट्रिक वगैरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपको वीडियोस में बता रखी हैं। मॉडल पेपर कैसे सोल्व करें, 10 दिन में किस तरह से तैयारी करनी है, इन सब वीडियोस में मैंने आपको पूरा समझा रखा है किस तरह से मॉडल पेपर को सोल्व करना है। OMR शीट में यानी एग्जाम हॉल की क्या रणनीति होनी चाहिए, सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। टारगेट रीट नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ चेकआउट करेंगे आप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर ही चित्र है, इस मत का समर्थन किसने किया था। अब देखो, लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है, ये किसने कहा था। तो ये किसकी कोटेशन है, महात्मा गांधी की कोटेशन है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बताई थी, ठीक है, जब हमने मॉडल पेपर सोल्व किया था प्रीवियस ईयर लास्ट वाला, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो लिखना विधि होती है उसके अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, लिखना में डायरेक्ट लिखना नहीं सिखाया जाता, वर्ण वगैरह नहीं सिखाए जाते। सबसे पहले हम उसको री की मात्रा, जैसे मतलब ए बना रहा है तो इस तरह से वो कुछ बनाएगा, तो ये क्या है, ये चित्र में ही काउंट होता है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर कोई चीज़ सिखाते हैं लिखने में तो वो चित्र सिखाते हैं। और ये कोटेशन किसकी है, महात्मा गांधी की। बात करते हैं नेक्स्ट, हर्बट उपागम, इसको ऐसे कर देते हैं ना, हर्बट उपागम के पद हैं। तो ये बात भी बताए रखी है, मैंने आपको हर बार बताया कि हर्बट उपागम से 100% क्वेश्चन आएगा। एक नोम चोम्स्की से क्वेश्चन आता है, तो ये तो सेलेक्टेड है, ठीक है। हर्बट उपागम तो
सेलेक्टेड है, हर्बट उपागम से क्वेश्चन आएगा। तो हर्बट उपागम के क्रम यानी कितने पद होते हैं और उनका क्या क्या क्रम होता है, ठीक है, कौन कौन 5 स्टेप होते हैं आप सबको पता है, और पांचों स्टेप किस तरह से सीक्वेंस में होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे क्रियान्वयन कब आता है, कल्पना कब आता है, फिर उसको लिखना कब आता है, प्रस्तुतिकरण कब है, तो ये सब स्टेप आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। तो हर्बट उपागम के पद हैं 3, 8, 5 और 9, तो क्या आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। कितने उपागम, हर्बट उपागम के कितने पद है, 5। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है, ब्लूम, मॉरिसन, जॉन डीवी और हर्बट। तो किसकी देन है, यूनिट, इकाई संप्रत्यय यानी यूनिट मेथड। तो ये सब मैंने आपको साइकोलॉजी वाले में बता दिया था कि एक बार आप साइकोलॉजी वाले को तैयार कर लो, सीडीपी के पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी एक बार में ही कर जाएंगे। तो यूनिट मेथड किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था, ठीक है, मॉरिसन ने दिया था। इसी तरह मैंने आपको बताया था ब्लूम टैक्सोनॉमी, और ब्लूम टैक्सोनॉमी के जस्ट साथ ही में होती है मॉरिसन। तो ये दोनों ही आपको पढ़नी है। सबसे ज़्यादा तो ब्लूम से 101% आता है, और उसके बाद आपको मॉरिसन भी उसी में मिल जाता है जिसमें क्रियात्मक, भावात्मक पक्ष वगैरह के बारे में लिखा होता है। तो इकाई यूनिट किस, मतलब यूनिट मेथड या इकाई का संप्रत्यय, इकाई का कंसेप्ट किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। लिखित अभिव्यक्ति यानी जिसमें हम लिखकर किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनना, पढ़ना, उच्चारित करना और लिखना। तो क्या हो जाएगा, लिखना। और अगर इसमें पूछे कि मौखिक रूप है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्चारण करना, ठीक है। इसी तरह से श्रवण रूप है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुनना। तो आपको ध्यान, या पठन रूप है तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, ढ का उच्चारण स्थान है, तो कंठ है, मूर्धा, तालु और दंत। तो ढ का क्या हो जाएगा, मूर्धा। बात करते हैं नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक का अध्ययन। आप देखो पाठ्यपुस्तक से फिर आगे मैंने आपको बता रखा है टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्यपुस्तक से जरूर आता है। तो पाठ्यपुस्तक को आपको एक बार रिवाइज करवा देंगे कल, ठीक है, कल रिवाइज कर देंगे पाठ्यपुस्तक को। तो पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। अध्ययनात्मक का मतलब होता है जिसको आप पढ़ा जा सकता है, जिसको पढ़ा जा सकता है। तो पुस्तक का आकार प्रकार, ये तो कैसा है, क्या आप आकार प्रकार के पढ़ सकते हो, नहीं, ये तो उसका भावात्मक पक्ष, बाह्य पक्ष हो गया, ठीक है। जिल्द को भी पढ़ना है, नहीं। मुख पृष्ठ और प्राक कथन, ठीक है, मुख पृष्ठ, और मुख पृष्ठ का मतलब होता है फ्रंट पेज, और प्राक कथन हो जाएगा आपका, प्राक कथन यानी जो अंदर उसके अंदर लिखा होता है, जैसे फर्स्ट पेज के बाद जो लिखा होता है उसको हम प्राक कथन बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, तो अध्ययनात्मक होता है प्राक कथन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वैचारिक सामग्री है, वैचारिक सामग्री है संरचना, शब्दावली, मूल विषय वस्तु और व्याकरणिक। तो वैचारिक मतलब जिसमें विचार किया जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी इसमें, मूल विषय वस्तु, ठीक है। वैचारिक सामग्री क्या हो जाएगी, मूल विषय वस्तु। बात करते हैं नेक्स्ट, श्रव्य दृश्य साधन है, टीचिंग एड से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताई रखा है। सीडीपी में आप एक बार भी तैयार कर लेंगे तो सारे अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। श्रव्य दृश्य साधन है चलचित्र, चित्र विस्तारक, चित्र और रेखा चित्र। तो ऑडियो विजुअल एड्स पूछ रहा है यहाँ पर, ऑडियो विजुअल एड्स यानी दृश्य श्रव्य, तो क्या हो जाएगा, चलचित्र हो जाएगा। चित्र तो क्या है, खाली आप देख सकते हो, सुन नहीं सकते। रेखा चित्र को भी देख सकते हो, चित्र विस्तारक में देख सकते हो, लेकिन चलचित्र में क्या है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, नाटक का संबंध किस ज्ञान इंद्रिय से है, मुख से, कान से, कान और आँख, और आँख से। तो क्या हो जाएगा, नाटक। नाटक को मतलब क्या है, हम उसको देखते भी हैं और उसको सुनते भी हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, कान और आँख से, ठीक है। क्योंकि नाटक क्या है, नाटक से क्या, किस तरह से, कौन सी स्किल्स इंप्रूव की जाती है, तो जो देखना है और सुनना है, ठीक है, बेसिकली श्रवण कौशल को इम्प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कान और आँख से, यानी कोई भी प्ले हो रहा है तो उसको आप देख भी सकते हो, और उसके, और जब भी वो डायलॉग वगैरह बोलते तो हम उसको सुन भी सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, बार बार बताया है आपको कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन से 101% क्वेश्चन आएगा। तो मूल्यांकन से क्वेश्चन आए, मूल्यांकन में आपके मूल्यांकन के टाइप से यानी रचनात्मक से और योगात्मक से क्वेश्चन आएगा, रचनात्मक से और योगात्मक से। तो यहाँ पर पूछ रहा है सत्र की समाप्ति पर, यानी पूरे सेशन के एंड में जो मूल्यांकन किया जाता है वो कौन सा होता है, नियोजन, निदानात्मक, निर्माणात्मक और संकलनात्मक। तो देखो निर्माणात्मक होता है फॉर्मेटिव, मतलब क्या है कि जिसमें
फॉर्मेटिव का मतलब होता है रचनात्मक, ठीक है। तो रचनात्मक तो क्या होता है, बीच बीच में होता है, यानी जब आपका सत्र चल रहा होता है तो सत्र के दौरान आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर सत्र के दौरान लिखा आएगा एग्जाम में तो वहाँ पर क्या होगा, निर्माणात्मक, यानी बीच बीच में जो टेस्ट किए जाते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, ठीक है, या कोई छोटा मोटा ओरल टेस्ट है, तो ये सब क्या है, ये मौखिक परीक्षा वगैरह जो छोटे मोटे ओरल वगैरह होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, ये सब क्या है, निर्माणात्मक है। लेकिन जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, यानी सेमेस्टर वाली, या आप कह सकते हैं वार्षिक परीक्षाएं जो होती है, वो कौन सी होती हैं, आपकी संकलनात्मक, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक या समेटिव बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। तो सत्र की समाप्ति पर यानी सेशन के एंड में जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलन मतलब जोड़ना, योग करना, तो इसको योगात्मक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं, संकलनात्मक भी बोल सकते हैं और समेटिव भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है इसमें ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, ठीक है। ब्लूप्रिंट ढांचा, अब देखो ब्लूप्रिंट भी आपको बता रखा है, पहले ही बता दिए सारे कि ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन आएगा, ब्लूप्रिंट के कौन कौन से स्टेप होते हैं इससे क्वेश्चन आएगा, पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसमें प्रश्नों से क्वेश्चन जरूर आएगा कि प्रश्नों के प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न पत्र के निर्माण से क्वेश्चन आता है, तो ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर बार आएंगे। तो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो जहाँ नहीं है होता है, नहीं को पहले अंडरलाइन कर लो, यानी वो स्टेप नहीं होना चाहिए, रॉन्ग आंसर है। तो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षण निर्मित सामग्री, यानी शिक्षक निर्मित, शिक्षक जो बना रहा है। पाठ्य वस्तु के प्रकरण यानी कंसेप्ट, प्रश्नों के प्रकार और शिक्षण के लक्ष्य। तो देखो शिक्षण के लक्ष्य तो है ही है, सबसे पहले शिक्षण के लक्ष्य ही निर्धारित किए जाते हैं कि किस लिए वो पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है, कौन कौन से लक्ष्य हैं जिसके लिए वो चीज़ तैयार की जा रही है। उसके बाद प्रश्नों के प्रकार भी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन, जैसे एक पूरा पेपर बनता है तो उसमें जैसे आप कोई भी, आपने देखा होगा कि अभी तक हम जितनी भी परीक्षाएं देते आ रहे 10वीं 12वीं तक जो भी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के आसपास होते हैं, ठीक है। फिर आपके बड़े 3 या 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आपके होते हैं लघुत्तरात्मक, ठीक है। और इसी तरह से कुछ होते हैं अति लघु, तो यानी सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो प्रश्नों के प्रकार भी इसका टाइप है और लक्ष्य भी टाइप है। पाठ्य वस्तु के प्रकरण, तो कंसेप्ट तो डालेगा ही डालेगा, ठीक है, कंसेप्ट तो होंगे ही होंगे कि भाई किस चीज़ के लिए वो बनाए जा रहे हैं, मेन क्या कंसेप्ट रखने हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर, उसको भी डालता है ब्लूप्रिंट यानी पेपर के अंदर। तो किस चीज़ को नहीं डालता, शिक्षक निर्मित सामग्री को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। अब देखो अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, निदानात्मक से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। निदानात्मक क्या होता है, कमियों का पता लगाना। निदानात्मक क्या हुआ, कमियों का पता लगाना। तो जहाँ कमियों का पता लगाना है वहाँ निदानात्मक। और दूसरा बनेगा आपके उपचारात्मक से। उपचारात्मक क्या होता है, जिसमें कमियों को दूर किया जाता है। कमियों का पता तो पहले ही लग जाता है निदान के थ्रू, और बाद में उसका क्या किया जाता है, रिमेडल किया जाता है, यानी उसका उपचार किया जाता है, उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर कहाँ है ऑप्शन, कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। तो कठिनाइयों का ज्ञान होना तो क्या है, निदानात्मक, ठीक है। दूर करते हुए शिक्षण करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों का दूर करते हुए शिक्षण करना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कठिनाइयों को दूर करना ही क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। या आपसे कह सकता है कि कमियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आ गया आपके पास गद्यांश। देखो अगर जिसके पास भाषा 1 में हिंदी है उसके पास तो एक गद्यांश, दोनों ही गद्यांश मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जिसके पास भाषा 2 में हिंदी है उसको एक गद्यांश और एक पद्यांश मिलेगा। तो पहले हम सोल्व करते हैं गद्यांश को। वह अब देखो मैंने आपको कई बार बता रखा है, सीधी सीधी ट्रिक है। गद्यांश के अंदर गद्यांश को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे गद्यांश के अंदर वो सभी क्या होंगे, आपके डायरेक्ट व्याकरण से मिलेंगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व करो। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। पहला निर्माण, निरीक्षक, निर्विरोध और निरंकुश। देखो निर्माण में क्या हो रहा है, खाली निर निकल रहा है, एक ही उपसर्ग है निर, ठीक है। ऐसे ही निरीक्षक में भी एक ही निकल रहा है, ठीक है, निरंकुश में भी निर अंकुश, ठीक। तो एक एक ही निकल रहा है। निर्विरोध में कितने निकल रहे हैं, निर्विरोध में कितने उपसर्ग निकल रहे हैं, 2 उपसर्ग निकल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, रोध शब्द हो गया, ठीक है। और विरोध के आगे वी लग गया तो क्या बन गया, विरोध, ठीक है।
और रोध के आगे अव लग गया तो क्या बन जाता है, अवरोध। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मूल शब्द क्या है, रोध है, ठीक है। तो रोध के आगे क्या लग गया, वी, तो ये बन गया विरोध, ठीक है। और उसके भी आगे क्या लग गया, निर, तो ये क्या बन गया, निर्विरोध। तो इसमें दो उपसर्ग बन रहे हैं, एक निर, एक वी, और मूल शब्द क्या है आपका, रोध। तो इस तरह से मूल शब्द को जरूर निकाल लेना है आपको। सबसे पहले मूल शब्द निकालिए और उसके बाद उसका उपसर्ग प्रत्यय जो भी पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक पूछा है जाति और एक पूछा है भाव। सबसे पहले क्या पूछा है, जाति, और फिर पूछा है भाव। तो दानव दानवता, चतुर चतुराई, सर्व सर्वस्व, गान और गान। पहले जाति है, जो लिखा है पहले उसी को देखना है। सबसे पहले जाति होनी चाहिए। तो इनमें से दानव क्या है, दानव जाति है, दानवता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो चतुर से चतुराई, चतुर से चतुराई बन तो रहा है, लेकिन चतुर खुद क्या है, चतुर क्या है, भाव है खुद ही, यानी भाववाचक संज्ञा है खुद ही, ठीक है, जाति नहीं है। चतुर क्या है, चतुर को आप देख थोड़ी सकते, पर्टिकुलर जाति थोड़ी है। चतुर तो सिर्फ एक भाव है जिसको आप देख नहीं सकते। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, भाव है ये, ठीक है, सर्व ये भाव है सब। और दानव क्या है, दानव एक जाति है, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं असुर। तो असुर क्या है, असुर क्या है, ये क्या है, जाति है। पहाड़ क्या है, जाति है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो दानव से दानवता, तो पहली जाति होनी चाहिए, जबकि चतुर क्या है, भाव है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौलिक शब्द में मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ कुल मिला के कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या हो जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरह से कर लेते हैं। हाँ, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है, मूल से मिलाकर, यानी मौलिक क्या होता है, मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल में विश्वास, मूल की स्थापना, मूल जो किसी की नकल न हो। तो मौलिक क्या होता है, मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकल ना हो। तो देखो मूल की स्थापना तो बिल्कुल गलत है, मूल में विश्वास करना भी गलत है। दो ऑप्शन बचते हैं, तो डिलीटिंग मेथड से ईजी हो जाएगा। मूल से मिलाकर बना हुआ नहीं, क्या होता है, मूल जिसकी कोई नकल ना हो, ठीक है, जिसकी कोई कॉपी ना की, जैसे कि ओरिजिनल जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मौलिक। तो आपको ध्यान रखना है, मौलिक किसको कहते हैं, जो ओरिजिनल चीज़ होती है। और मौलिक शब्द आपको कई बार सीडीपी में मिलता है, ठीक है। तो इसका रिलेशन किससे होता है, हमेशा सर्जनात्मकता से। तो ध्यान रखिएगा, सर्जनात्मक यानी क्रिएटिविटी, क्योंकि जो क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं वो हमेशा क्या करता है, मौलिक चीज़ को ढूंढता है हमेशा, ठीक है, ओरिजिनल चीज़ को ढूंढता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इनमें से आकाश का सही प्राय है। तो यहाँ पर प्रायवाची पूछ लिया, आकाश का क्या हो जाता है, नभ, गगन, अंबर, व्योम। ये हम सबको पता है, बिल्कुल ईजी है, तो व्योम इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, आसपास शब्द में कौन सा समास है, आस पास। तो सीधा सीधा दिख रहा है ये, तो जहाँ पर ये आपको ये वाला साइन मिल जाता है वो क्या होता है, द्वंद्व होता है, डायरेक्ट बन रहा है। द्विगु में क्या होते हैं, अंक होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 5 10 100 50 ऐसे। तत्पुरुष में क्या होता है, का या की का भाव निकल जाता है। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषता होती है, शुरू में विशेषता बताता है किसी न किसी चीज़ की, जैसे नीलकमल, ठीक। तो इस तरह से सोल्व कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये ध्यान रखिए, सेलेक्टेड चीज़ें, एक समास आएगा, एक आपसे विलोम या पर्यायवाची पूछा जाएगा, एक आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, एक आपको इसमें संज्ञा सर्वनाम कुछ भी मिल सकता है इधर, और एक आपका उपसर्ग प्रत्यय कन्फर्म है। तो इस तरह से है। बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की, गद्यांश। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, एक गद्यांश, ठीक है। अब देखो गद्यांश में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे चले जाना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनर्थकारी शब्द से क्या अभिप्राय है, अनर्थकारी, विपरीत अर्थ रखने वाला, विशिष्ट अर्थ रखने वाला, अनिष्ट अर्थ रखने वाला, अमौद्रिक अर्थ रखने वाला। अनर्थकारी, अब इसका ब्रेक कर लेना सीधा सीधा, जब भी कोई टफ वर्ड आएगा तो आप उसको ब्रेक कर लेंगे, यानी अनर्थ करने वाला। अनर्थकारी का मतलब क्या हो गया, अनर्थ करने वाला, ठीक है, यानी जो गलत कर देता है, बुरा करने वाला, अनर्थ करने वाला। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकालो, विपरीत अर्थ रखने वाला नहीं हो सकता, विशिष्ट अर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, अमौद्रिक अर्थ नहीं होगा, अनिष्ट करने वाला यानी बुरा करने वाला, अनर्थ करने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनिष्ट करने वाला। बात करते हैं नेक्स्ट। तो जब भी आपको कठिन शब्द मिलेगा तो वहाँ पर आप उसको ब्रेक करके देख लेंगे, उसको शब्द को जो है तोड़ कर देख लेंगे,
बात करते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रस्तुत हुआ है। अब मैंने आपको बता रखा है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करनी है, अच्छा या अच्छी लगाकर देख लेना है, ठीक है, अच्छा या अच्छी। तो क्या बन जाएगा, शिक्षा क्या है, अच्छा या अच्छी है, तो अच्छी है, तो ये तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। बहस अच्छा है या अच्छी है, तो बहस अच्छी है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अभिमान अच्छा है या अच्छी है, अच्छा है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये पुल्लिंग बन जाएगा, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आप इसमें ऑप्शन को टिक करके देख लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है। गऊ का गौएं, स्कूल स्कूलें, ग्रह ग्रह, तो ये सीधा सीधा क्या दिख रहा है आपको, वचन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, वचन बदलो पूछ रहा है। तो स्कूल का स्कूलें, ग्रह का ग्रह, अनेक का अनेकों और गऊ का गौएं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका सही युग्म छाटना है, तो गऊ का क्या बन जाएगा, गौएं, तो यही इसका सही युग्म है। यानी जब एक गाय होती है तो उसको गऊ बोल देते हैं, गऊ बोल देते हैं, और एक से ज़्यादा हो जाएगी तो गौएं बोल देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा कौन सा काल है, पढ़ा रहा होगा, अब मैंने बता रखा आपको सेलेक्टेड है, एक काल से आना ही आना है। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछ ले भविष्य काल से, तो पढ़ा रहा होगा फ्यूचर यानी भविष्य तो है ही है, तो भूत तो बिल्कुल गलत हो गया, दोनों हटा दो, तो भविष्य से पूछ रहा है, भविष्य से, तो पढ़ा रहा होगा। अब अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, ये क्या कह रहा है, अब यहाँ से क्या प्रकट हो रहा है, यहाँ पे सीधी सीधी आपको संभावना दिख रही है, ठीक है। सामान्य में तो ये होगा कि, सामान्य तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी क्या दिख रही है आपको, संभावना दिख रही है कि ऐसा हो सकता है कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, ठीक है, बट वो चीज़ डेफिनेटली आपको नहीं पता है, आप सिर्फ अनुमान, एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक संभावना लगा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है। अब प्रणाली, प्रणाली तो आप सबको पता है, प्रणाली परंपरा, राय, विधान और पद्धति, तो प्रणाली क्या होती है, प्रणाली होती है पद्धति, ये बात मैंने आपको रिवीजन में भी बता रखी है, ठीक है, पद्धति, तो पद्धति आंसर हो जाए। प्रणाली का मतलब होता है पद्धति यानी एक सीक्वेंस, ठीक है, एक चरण कह सकते हैं आप। बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य कथन करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, प्रस्तुतिकरण करना, सामान्यीकरण करना। तो प्रस्तावना का मतलब का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रस्तावना किसके लिए की जाती है, तो जब नया ज्ञान हेतु रेडी करने के लिए। प्रस्तावना किस लिए की जाती है, जब भी आपको कोई चीज़ सिखानी है तो क्लास में टीचर पहले उसके बारे में आपको मेंटली रेडी करता है, ठीक है, उस चीज़ को सिखाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं कि नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तत्पर करना क्या होता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना दी ही क्यों जाती है, किसी भी चीज़ के बारे में प्रस्तावना क्यों दी जाती है, ताकि आप उस नई चीज़ को सीखने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति का गतिशीलता, प्रभावता, ग्राह्यता, उच्चारण की शुद्धता। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी व्यक्ति कुछ अभिव्यक्ति कर रहा है तो वो कैसे, उच्चारण की शुद्धता, ठीक है। तो देखो गतिशीलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड में बोलो कम बोलो, लेकिन शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसको मैंने जल्दी जल्दी में इसको प्रभावकता बोल दिया, प्रभावो उत्पादकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि उच्चारण की शुद्धता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौखिक के लिए। और इसी तरह से वर्तनी की शुद्धता यानी शुद्ध वर्तनी यानी शुद्ध लेखन किसके लिए जरूरी है, लिखने के लिए, शुद्ध लेखन होना चाहिए लिखने के लिए। और इसी तरह से उच्चारण शुद्ध होना चाहिए किसके लिए, अभिव्यक्ति के लिए। और वर्तनी शुद्ध होना चाहिए किसके लिए, लेखन के लिए। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, श्रय, भय, बै और श। तो देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें कोई ना कोई दूसरा जो है मिलकर बना होता है, ठीक है, दूसरा व्यंजन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है क्या हो जाएगा, श्रेय हो जाएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से क्या होता है, तो यहाँ पर कई ऑप्शन टिक भी सही भी लगे हैं, कई गलत भी लगे, तो आपको ध्यान रखना है, तो इसके हिसाब से मत देख लेना, कई इसमें गलत भी टिक लगे हुए हैं, कई सही भी लगे हुए हैं, तो पेपर एक किसी का। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है सीमित, समान, विस्तृत और संकुचित।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन का क्षेत्र देखो सिंपल अगर मूल्यांकन की बात कर रहा है तो क्या होता है, वैसे तो विस्तृत होता है उसका क्षेत्र, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। यानी अगर किसी चीज़ का एग्जाम ले लिया जाए तो एग्जाम क्या कर देता है, मूल्यांकन के क्वालिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, सीमित कर देता है। ये ध्यान रखना है आपको, इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्योंकि जब हम एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम तो क्या है, बहुत छोटा पार्ट है मूल्यांकन का। मूल्यांकन में तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और जब हम सिर्फ खाली एक पेपर के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो चीज़ सीमित हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। वर्गीकरण में कठिनाई का निदान, श्रेणी विभाजन और शैक्षिक निर्देशन, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। किसमें, तो अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहा है। बता रखा है मैंने आपको, अचीवमेंट टेस्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। वर्गीकरण में तो होता ही होता है। अचीवमेंट का मेन एम ही क्या है कि वर्गीकृत किया जाए, फीडबैक दिया जाए, ठीक है। शैक्षिक निर्देशन भी होता है। श्रेणी विभाजन यानी कैटेगराइज करना भी होता है। क्या नहीं होता, कठिनाई का निदान करना। कठिनाई का निदान किसका एम होता है, किसका काम होता है, उपचारात्मक का काम होता है, ठीक है। कठिनाई का निदान करना या दूर करना, और कठिनाई का पता लगाना किसका होता है, निदानात्मक का। चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है, देखो चिकित्सात्मक मतलब क्या है, चिकित्सा का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, उपचार करना, ठीक है। तो चिकित्सात्मक अध्यापन यानी रीमेडियल टीचिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, निदान और उपचार दोनों आता है। तो निदान और उपचार। बात करते हैं नेक्स्ट, तो उपचारात्मक को क्या कहा जाता है, चिकित्सात्मक अध्यापन कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। देखो यहाँ पर फिर आ गया पाठ्यपुस्तक, तो पाठ्यपुस्तक रचना यानी पाठ्यपुस्तक को जो बना रहे हैं, ठीक है, उस समय कौन कौन से स्टेप होने चाहिए, विषय वस्तु सामग्री का चयन होना चाहिए, फिर लेवल बताए, या फिर प्रस्तुतिकरण। तो ये गलत है। क्या होना चाहिए, सबसे पहले जब भी पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसका स्तर यानी कि लेवल निर्धारित होना चाहिए कि किस लेवल के लिए, जैसे 4th क्लास के लिए कोई बुक बना रहे हैं तो पहले उसका लेवल डिसाइड होएगा कि हम उसके लिए 4th के लिए उस बुक को बना रहे हैं। तो कंटेंट भी किसके हिसाब से होना चाहिए, 4th क्लास के हिसाब से होना चाहिए। तो पहला हो जाएगा इसमें स्तरीकरण यानी लेवल बताना। दूसरा फिर उसके लिए सामग्री का चयन करना, यानी अगर 4th क्लास के लिए कोई चीज़ कोई बुक बना रहे हैं तो उसमें जो कंटेंट होंगे यानी जो चीज़ें शामिल की जाएंगी, जो पार्ट उसमें शामिल होंगे वो क्या होंगे, उस स्तर के हिसाब से होंगे, यानी सामग्री का चयन। और लास्ट क्या हो जाएगा, उसको प्रस्तुतिकरण करना यानी उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, उन चीज़ों को डालना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पहले लेवल बताना, फिर उसका चयन करना, सामग्री का चयन करना, फिर इसका प्रस्तुतिकरण करना। बात करते हैं नेक्स्ट, श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, शिक्षा को रोचक बनाना, ठीक है, ये तो होता ही है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं है पूछ रहा है, तो पहले ही नहीं जहाँ होता है अंडरलाइन कर लो। शिक्षा को रोचक बनाना ये तो होता ही है। शिक्षा को प्रभावकारी ये भी होता है। स्थायी बनाना तो ये भी होता है। शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना, निष्प्रयोजन का मतलब जो मतलब यूज़फुल नहीं होती है, ठीक है, तो ये इसका गलत है। तो शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना ये इसका एम नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो सीसीई की क्या विशेषता नहीं है। विकास के पक्षों पर जोर न देना ये सबसे गलत आंसर है। यहाँ पर पूछ रहा है जोर न देना, तो ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है। यहाँ पर जब भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें नहीं और ना वाले क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, तो आपको पहले ही अंडरलाइन कर लेना क्या पूछ रहे हैं और ऑप्शन में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो नहीं मिलती क्या हो जाएगा, तो जोर देना तो होता है, नहीं देना तो न देना इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विकास के सभी पक्षों पर जोर न देना ये इसकी विशेषता नहीं है, जोर देना इसकी विशेषता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सत्य और असत्य परीक्षण कहलाता है बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, समरूप परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर और बहुरिक्त स्थान पूर्ति। तो यहाँ पर सत्य असत्य परीक्षण क्या कहलाता है, सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो एकांतर प्रत्युत्तर। ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रंगमंच अभिनय की विधि है। रंगमंच अभिनय का मतलब क्या होगा, गद्य की, पद्य की, नाटक की और व्याकरण की। तो रंगमंच अभिनय किसकी विधि है, नाटक की विधि है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है, ठीक है, ज्ञानात्मक है, अभ्यास है, अनुकरण है। तो भाषा प्रयोग से संबंधित नहीं है, तो भाषा अनुकरणात्मक है, बिल्कुल सही बात है। अभ्यास वाली होती है, बिल्कुल सही है। भाषा ज्ञानगम्य है और एक सामाजिक व्यवहार है, तो भाषा तो सामाजिक व्यवहार है, तो क्या नहीं होगा, भाषा ज्ञानगम्य है, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज आप नॉर्मली बोल बोल के भी सीख जाते हैं, तो उसमें भाषा जो है ज्ञानगम्य है, ये गलत आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो मैंने आपको बताया था, देखो ऑप्शन कई गलत टिक लगे हुए हैं इसमें, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर से एक पद्यांश आ गया, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो
उससे अधिक पैसा या अन्न आदि का लेन देन करना, यानी अन्न आदि का लेन, तो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा का पैसा इकट्ठा करना, ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो ये मैंने आपको नोट्स जो डाले उनमें सब में एज इट इज़ दे रखा है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है, यानी जितनी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, उससे ज़्यादा पैसे लेना या फिर उससे ज़्यादा अन्न ग्रहण करना, क्या कहलाता है? अपरिग्रह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो क्या बन जाएगा? सत्य प्लस आग्रह, तो क्या बन जाएगा? सत्य प्लस आग्रह, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि हमेशा स्वर संधि से जरूर क्वेश्चन आते हैं, और स्वर संधि में देखो संधि तीनों ही पढ़ के जानी है, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो स्वर संधि के होते हैं, और स्वर संधि में भी यण संधि है, ठीक है, स्वर संधि में तो खैर फिर पांचों ही पढ़नी पड़ेंगी आपको, तो यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। अंग्रेजों का मुकाबला किया, आसन्न भूत, संभाव्य वर्तमान, सामान्य भविष्यकाल और सामान्य भूतकाल। तो किया, तो ये तो हो गया, मतलब वो काम हो चुका है, तो ये भूतकाल हो गया, ठीक है। मुकाबला किया, अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तो सामान्य भूतकाल हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट, लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो स्त्रीलिंग का मैंने अभी आपको बताया क्या लगाना है, या तो इसमें क्या लगेगा, या तो अच्छा या अच्छी लगा के देखना है। तो धर्म क्या है? अच्छा है, तो ये तो स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है। रंग अच्छा है, पुल्लिंग है। संप्रदाय अच्छा है, पुल्लिंग है। जाति अच्छी है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट टाइम ए उपसर्ग है, ए उपसर्ग छाटना है। आचरण, आचरण में तो क्या उपसर्ग निकला? आ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय में क्या निकल गया? अंत है, अंत, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अंतर निकल जाएगा। अनुसार में, अनुसार तो खुद ही पूरा शब्द हो गया, ठीक है, अनु निकल जाएगा, मतलब सार, अनु, ठीक है। और अहिंसा में क्या निकलेगा? ए हिंसा, ए प्लस हिंसा, ठीक है, ए प्लस हिंसा, ठीक है, अहिंसा। तो ए उपसर्ग किस में निकल के आ रहा है? अहिंसा में। तो गाइज ये आपके क्वेश्चंस थे, यहाँ पर लगभग 55 कंप्लीट आपने 55 क्वेश्चन आज कवर कर लिए हिंदी के। तो ये सारे रीड के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के, रीड के ही प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और आपको साथ साथ ये भी देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक आपके गलत हुए हैं, उनको आप एक नोटबुक में लिख कर और फिर उनको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ टोटल आप मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 6 ही दिन है आपके पास। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। रिवीजन के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, OMR शीट किस तरह से फिल करनी है, ठीक है, रणनीति क्या होनी चाहिए, एग्जाम हॉल की रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। तो टारगेट रीड नाम से प्लेलिस्ट, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। सो थैंक यू सो मच।